स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल फोन से स्टडी में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड। और अभी तक हमने तीन पार्ट्स में चैप्टर को कर लिया है, लेकिन आज हम पार्ट 4 में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। और जैसा कि अभी तक जितना भी मैंने कराया, अगर आपको ना समझ में आया तो अभी भी आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आपको बता दूंगा। और हमारे चैनल को हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा इधर आइए। फिर हमारा जो टॉपिक है आज का वो 2 टॉपिक है, उसके बाद अपना जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। पहला टॉपिक है कंपनी रूल एक्सपेंस। पहला जो टॉपिक है अपना वो कंपनी रूल एक्सपेंस है, ठीक है, जिसमें कई सारे सब टॉपिक्स भी आते हैं। पहला तो ये हेडिंग है एक तरह से, और इसके बाद ये सारे सब हेडिंग है, तो हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है वो है टाइगर ऑफ मैसूर। मैसूर आज का जो हम बेंगलोर कहते हैं, उसको पहले टाइम में क्या कहते थे? मैसूर कहते थे बेंगलोर को, ठीक है। तो मैसूर को पहले टाइम, जो आज का बेंगलोर है उसको पहले क्या कहते थे? मैसूर कहते थे। और वहां का एक राजा था, सुल्तान था, उसका नाम था टीपू सुल्तान। तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद है वॉर विद मराठास, और जो अंग्रेजों की मराठास के साथ जो युद्ध हुए उसके बारे में। और लास्ट में द क्लेम ऑफ पैरामाउंटसी पढ़ेंगे। फिर लास्ट में द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पढ़ेंगे। ये 4 टॉपिक है इस हेडिंग के। और उसके बाद एक और हेडिंग है, उसका नाम है सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाला, ठीक है। और इसमें एक ही टॉपिक है, वो है द कंपनी आर्मी। जिसके बाद ये जो चैप्टर है अपना फिनिश हो जाएगा, लास्ट टॉपिक है। और एक कंक्लूजन लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। चलिए दोस्तों, अपने पहले टॉपिक की बात करते हैं, कंपनी रूल एक्सपेंड्स। अब जो कंपनी का जो रूल था वो क्या हो गया? एक्सपेंड हो गया। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तारित हो गया, विस्तार हो गया, बढ़ गया पहले से, ठीक है, बढ़ गया ये। और अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। द कंपनी रेयरली लॉन्च द डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी। अब जो कंपनी थी ना, वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ना एक पूरा स्ट्रेटेजी था उनके पास कि हम कैसे किसी भी, जैसे उन्होंने बंगाल को अपने अंडर किया था, तो उन्होंने डायरेक्टली युद्ध नहीं किया था। उन्होंने पहले इनडायरेक्टली उसके जो सेनापति थे उसको उन्होंने क्या दिया था? ब्राइब दिया था। क्या? ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत, ठीक है, रिश्वत दी थी। और साथ में उसको कहा था कि अगर तुम सिराजुद्दौला को हटाना चाहते हो तो हमारी मदद करो, हम तुम्हें नवाब बनवा देंगे और सिराजुद्दौला को गद्दी पे से हटा देंगे। तो वैसा ही उन्होंने कई जगहों पे किया था। कंपनी रेयरली लॉन्च द डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी। जब भी वो किसी अननोन टेरिटरी पर अटैक करते थे, अननोन टेरिटरी का क्या मतलब हो गया? अननोन टेरिटरी का मतलब हो गया कि किसी भी नए क्षेत्र में, अननोन टेरिटरी का मतलब हो गया कोई भी नया क्षेत्र जो उनके लिए नया क्षेत्र था, व्यापार की दृष्टि से या फिर प्रशासन की दृष्टि से। तो रेयरली लॉन्च द डायरेक्ट मिलिट्री, वो बहुत ही रेयर मतलब बहुत ही कम लॉन्च करते थे। क्या? डायरेक्ट मिलिट्री। वो अपनी सेना को डायरेक्टली वहां नहीं भेजते थे, यानी कि ये नहीं कहते थे कि जाओ उनको हरा दो और अगर हार गए तो वो हमारे अंडर हो जाएंगे, ठीक है, वो ऐसा नहीं करते थे। अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी। इंस्टेड इसकी बजाय वो क्या करते थे? यूज्ड मेथड्स टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्सिंग एन इंडियन किंगडम। अब देखो, उनके पास स्ट्रेटेजी थी। स्ट्रेटेजी क्या था? स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि वो अपने क्या करते थे? यूज करते थे क्या? वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्शन एंड इंडियन किंगडम। वो अब देखो, बंगाल में भी जो उन्होंने किया वो उन्होंने वहां पर पॉलिटिक्स की थी। पॉलिटिक्स के जरिए उन्होंने वहां के शासक को हटवाया। साथ में इकोनॉमिक कंडीशन किसकी बेहतर करने की बोली थी? जो वहां का सेनापति था, क्या नाम था उसका? मीर जाफर। क्या नाम था? मीर जाफर। तो मीर जाफर को उन्होंने क्या दिया था? ब्राइब दिया था। इकोनॉमिकली उसको अपने अंडर कर लिया था। एंड डिप्लोमेटिक का मतलब होता है क्या? डिप्लोमेटिक का हो गया कि पूरी कूटनीति के हिसाब से, कूटनीति भी उन्होंने वहां पर चलाई थी। कूटनीति मतलब पहले
सिराजुद्दौला को हटाया, मीर जाफर को बनाया, फिर मीर जाफर को हटाया, फिर मीर कासिम को बनाया, तो वो सब था, वो कूटनीति थी उनकी। टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस, अपने इन्फ्लुएंस को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, बिफोर एनेक्सिंग एन इंडियन किंगडम, किसी भी भारतीय राज्य को, किसी भी भारतीय प्रांत को अपने अंडर करने से पहले वो क्या अपनाते थे? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स को अपनाते थे। ये बात ध्यान रखना और बहुत ही जरूरी है कि अगर आपको ये बात याद रहेगी तो आप इस टॉपिक को समझ सकते हो कि हाउ दे एक्सपेंड देयर टेरिटरीज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुआ था, उसके बाद द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। अब जो कंपनी थी, बक्सर के युद्ध में आपको पता होगा कि बक्सर के युद्ध में मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था और साथ में जो अंग्रेज थे, उन दोनों के बीच में क्या होता? युद्ध हुआ था 1764 में। द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स, जो कंपनी थी उन्होंने रेजिडेंट्स को अपॉइंट किया कहां पे? इंडियन स्टेट्स में। अब जो उनके जो रेजिडेंट्स मतलब कौन रेजिडेंट्स? ये सारे ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश थे, ठीक है, जो उनके अंडर काम करते थे। तो इनको कहां कर दिया? अपॉइंट कर दिया कहां? इंडियन स्टेट्स में। जहां जहां वो जीतते चले गए वहां वहां उन्होंने अपॉइंट कर दिया। दे वर पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट्स, देवर पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट्स। वो पॉलिटिकल और कॉमर्शियल, पॉलिटिकल का मतलब राजनीति और कॉमर्शियल का मतलब व्यापारिक एजेंट्स थे। एजेंट्स का क्या मतलब होता है? बिचौलिए। क्या होता है? बिचौलिए। एजेंट्स का मतलब होता है बिचौलिए, जो मध्यस्थता का काम करते हैं कहीं पे भी। एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट्स ऑफ द कंपनी। और उनका काम क्या था? देयर जॉब का मतलब उनका काम क्या था? वॉज टू सर्व, सेवा करना। सर्व का मतलब होता है सेवा करना। एंड फर्दर द इंटरेस्ट्स ऑफ द कंपनी, और साथ में कंपनी के इंटरेस्ट्स को भी बढ़ाना। ये उनका क्या था? जॉब था, काम था। थ्रू द रेजिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स। अब देखो लास्ट में क्या बोल रखा है कि द रेजिडेंट्स जो थे वहां के, उन्होंने क्या किया? वहां पे रहने की बजाय वहां उन्होंने वो रहे, तो साथ में उन्होंने द कंपनी ऑफिशियल्स, जो कंपनी के ऑफिसर्स थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया कि जो वहां पे रेजिडेंशियल प्रूफ वहां उनको मिल गया था, बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स। उन्होंने क्या किया? इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। इंटरफेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, दखल अंदाजी करना। किसमें? इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स के जो इंटरनल अफेयर्स थे। अब देखो वो गए किस उद्देश्य से थे? वो गए थे रेजिडेंट्स के रूप में, लेकिन बाद में जब वो मोटिव क्या था, उनका उद्देश्य क्या था कि कंपनी ने उन्हें पहले तो उनको रेजिडेंशियल प्रूफ दिया किसी भी इंडियन स्टेट का, वहां रहने लग गए, तो फिर वो वहां पर इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस करने लग गए। ठीक है, इंटरफेयर करने लग गए। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट्स इनटू अ सब्सिडारी अलायंस। अब जो कंपनी थी वो, मैंने आपको बताया कि उनको रेजिडेंस के रूप में इंडियन स्टेट्स में रहने की परमिशन मिल चुकी थी। तो जो परमिशन मिली उसके बाद उन्होंने क्या किया? वहाँ के जो लोकल इश्यूज थे उसमें उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। इंटरफेयर मतलब दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट्स इनटू अ सब्सिडारी अलायंस। कुछ टाइम के लिए जो कंपनी थी उन्होंने फोर्स किया किसको? स्टेट्स को। स्टेट्स मतलब राज्यों को, प्रांतों को। किसके लिए? इनटू अ सब्सिडारी अलायंस। सब्सिडारी अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि आपको पता होना चाहिए कि सब्सिडारी अलायंस क्या होता है। सब्सिडारी अलायंस को हिंदी में कहते हैं सहायक संधि। क्या कहते हैं? सहायक संधि। तो अकॉर्डिंग टू द अलायंस, ये जो अलायंस था, अलायंस का मतलब संधि। क्या? संधि। इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस। अब जो इंडियन रूलर्स थे, जो इंडियन मतलब जो भारतीय शासक थे प्रांतों क्षेत्रों के, वर नॉट अलाउड, उनको अलाउ नहीं किया गया टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस, कि वो अपने इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र आर्म फोर्सेस रखे। आर्म फोर्सेस का मतलब जो उनके सेना के लोग हैं, मतलब अपने खुद के सैनिक वो नहीं रख सकते थे। और ये किसमें कहा गया था? ये सब्सिडारी अलायंस के अंतर्गत कहा गया था उनको। अब आगे बढ़ते हैं। दे वर
टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। उनको कहा गया कि आपको जो प्रोटेक्ट मतलब जो आपकी सेना के रूप में जो काम करेगी वो कौन करेगी, वो कंपनी के लोग करेंगे। कौन करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग करेंगे। कैसे में, दे वर टू बी प्रोटेक्टेड मतलब आपकी रक्षा करेंगे। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, रक्षा करना। बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडारी फोर्सेज, लेकिन साथ में अगर इन्होंने आपके लिए ये काम किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडारी फोर्सेज। सब्सिडारी फोर्सेज का क्या मतलब, मैंने अभी बताया सहायक संधि, कि सहायक संधि के अंतर्गत आपको इनको पे करना पड़ेगा। अगर हमारी मिलिट्री आपकी रक्षा करती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बदले पे करना पड़ेगा। पे का मतलब आपको भुगतान करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी हमारी सेना के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। दैट द कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोटेक्शन। अब जो कंपनी थी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोटेक्शन, और वो ये पेमेंट क्यों मांग रही थी, वो पेमेंट इसलिए मांग रही थी कि ये जो हम मतलब जो हमारी सेना है उसको मेंटेन करने के लिए, मान लो सैन्य खर्च भी होता है कुछ, तो उसको मेंटेन करने के लिए वो किससे पैसे मांग रही थी, वो इंडियन रूलर से कह रही थी कि सब्सिडारी अलायंस के अंतर्गत कि आप मिलिट्री हमारी होगी, पैसे आप दोगे और मेंटेन करने का काम हमारा होगा। ठीक है, ये था पूरा प्रोग्राम इसका, किसका, सब्सिडारी अलायंस का। अब आगे बढ़ते हैं। इफ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, अगर देखो इन्होंने कहा कि सब्सिडारी अलायंस के अंतर्गत आपको पे करना है, हमारी मिलिट्री होगी, प्रोटेक्ट हमारी मिलिट्री करेगी कंपनी की, और पेमेंट आपको करनी है। अगर कोई राजा, अगर कोई इंडियन रूलर फेल टू मेक द पेमेंट, अगर कोई इंडियन रूलर फेल हो जाता था, फेल्ड का मतलब फेल हो जाना, टू मेक द पेमेंट, पेमेंट को पेमेंट करने में अगर वो फेल हो जाता था मतलब नहीं कर पाता था, देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी। तो उनका जो टेरिटरी का मतलब उनका जो क्षेत्र था उनको कैसे टेकन अवे कर लिया जाता था। टेकन अवे का मतलब क्या होता है, उस पर कब्जा कर लिया जाता था, कंपनी उस पर क्या कर लेती थी, कब्जा कर लेती थी। ठीक है, एज पेनल्टी, पेनल्टी के रूप में। पेनल्टी मतलब क्या होता है, पेनल्टी का मतलब एक तरह से जैसे किसी भी चीज पे पेनल्टी लग जाती है, जैसे हम किसी चीज का लेट भुगतान करते हैं तो उस पर फाइन लगता है ना, वो फाइन के रूप में वो क्या कर लेते थे, कुछ हिस्सा जो था देयर टेरिटरी का वो क्या कर लेती थी, टेकन अवे कर लेती थी, अपने अंडर कर लेती थी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसका एक एग्जाम्पल भी है, उसके बारे में बात करते हैं। रिचर्ड वेल्सले, एक थे रिचर्ड वेल्सले, वॉज गवर्नर जनरल। वो गवर्नर जनरल थे कब, 1798 से 1805 मतलब 1805 तक। ठीक है, The Nawab of the Awadh was forced to give over half of his territory to the company in 1801। अब देखो जो नवाब थे कहाँ के, अवध के। अवध जो है एक क्षेत्र था, पहले भारतीय प्रांत था, तो वहां के एक नवाब थे, उनका नाम तो नहीं दिया है लेकिन बताया गया कि वहां के जो नवाब थे उनको फोर्स किया गया, वॉज फोर्स्ड टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801, कि वो अपनी क्षेत्र का, अपनी टेरिटरी का हाफ मतलब आधा क्षेत्र किसको दे दें, कंपनी को कर दें, गिव ओवर कर दें, गिव अप कर दें, सरेंडर कर दें कि ये हमारा क्षेत्र अब आपका है। इन 1801 1801 में एज ही फेल टू पे फॉर द सब्सिडारी फोर्सेस। क्योंकि वो फेल हो गए थे क्या, पेमेंट करने में। इसके अंतर्गत की सेना ब्रिटिशों की थी, पेमेंट किसको करनी होती थी, इंडियन रूलर्स को, और अगर जो नहीं कर पाता था उससे क्या, उसकी टेरिटरी छीन ली जाती थी। तो वैसा इनके साथ हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टीपू सुल्तान के ऊपर जो हम पॉइंट पढ़ रहे थे, टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। ठीक है, मैसूर राज्य का वो उसको ऐसे वो शासक था लेकिन उसको टाइगर कहा जाता है, कहाँ का, मैसूर का। मैसूर had grown in strength under the leadership of powerful rulers like हैदर अली। जो मैसूर राज्य था, जो मैसूर था प्रांत, भारतीय जो प्रांत था, क्षेत्र था, वो बहुत ही ग्रो किया था कि इन स्ट्रेंथ, बहुत ही ताकतवर स्थिति से, अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स। पावरफुल रूलर्स थे वहां के, लीडरशिप जो थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी, कहाँ की, मैसूर की। लाइक हैदर अली जो थे वहां के क्या थे, शासक थे, पहले रूल फ्रॉम 1761 टू 1782, ये उनका शासन काल था। एंड हिज फेमस सन टीपू सुल्तान,
और उनका एक बहुत ही फेमस बेटा था, मतलब उसका बहुत ही नाम था उस टाइम में, फेमस था सन, क्या नाम था, टीपू सुल्तान। रूल फ्रॉम 1782 टू 1799, ठीक है, यानी कि 17 साल इसने भी मैसूर पे राज किया। अब आगे बढ़ते हैं। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेस्ड पीपर। अब देखो मैसूर जो था, कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट, जो मैसूर जो क्षेत्र था, मैसूर वो कंट्रोल करता था क्या, द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट। कोस्ट का मतलब समझते हो क्या होता है? कोस्ट वर्ड का मतलब होता है तटीय क्षेत्र। अब जैसे बंदरगाह आपने सुना होगा वर्ड, बंदरगाह, जहां से जहाज वगैरह, जो पानी के जहाज होते हैं वो एक देश से दूसरे जगह जाते हैं व्यापार के लिए, तो वो होते हैं कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट था कहाँ पे उस टाइम? मैसूर में। तो उस पे जो कंट्रोल था किसका था? इनका था। ये जो यहाँ के जो लीडर थे, मतलब यहाँ के जो रूलर्स थे मैसूर के, उनका कंट्रोल था। प्रॉफिटेबल ट्रेड था, बहुत ही प्रॉफिट होता था वहां से। और ट्रेड किस चीज का होता था? व्यापार। वेयर द कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, परचेज, खरीदती थी। परचेज का मतलब खरीदना, परचेज करती थी पीपर, पीपर का मतलब मिर्च खरीदती थी। एंड साथ में कार्डामोन, कार्डामोन का मतलब हो गया इलायची, मिर्च और इलायची वो वहां से परचेज करती थी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पीपर एंड कार्डामोन। अब देखो 1785 में, कब? 1785 में टीपू सुल्तान ने एक्सपोर्ट को बंद कर दिया। एक्सपोर्ट का मतलब हो गया निर्यात। निर्यात मतलब हमारे यहां से कहीं दूसरी जगह पे कुछ सामान जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट कहेंगे, ठीक है। ऑफ सैंडलवुड, सैंडलवुड का मतलब हो गया चंदन, पीपर मिर्च और कार्डामोम यानी इलायची। इन तीन चीजों का जो एक्सपोर्ट था उसको उसने स्टॉप कर दिया, रोक दिया। द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम, जो पोर्ट्स उसके किंगडम में आते थे। पोर्ट्स का मतलब क्या हो गया? जो कोस्टल इलाके, जो बंदरगाह, तटीय इलाके थे, जो जहां जहां से व्यापार होता था, उन सबको उसने क्या कर दिया? रोक दिया। एंड डिसअलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम लीडिंग विद द कंपनी। और जो भी लोकल मर्चेंट्स थे, मर्चेंट्स मतलब जो लोकल व्यापारी थे, उनको क्या कर दिया? डिसअलाउ, मना कर दिया फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी, कि तुम अब कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स के साथ व्यापार मत करो, मना कर दिया ट्रेड करने के लिए। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया। अब उसने ना, जो टीपू सुल्तान था, उसने एक रिलेशनशिप किसके साथ स्थापित किया? एस्टेब्लिश का मतलब स्थापित करना, किसके साथ? फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी लोग भी भारत में आए थे उसी टाइम में, तो उनके साथ उन्होंने क्या, अपने जो रिलेशनशिप थे उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया। किसने? टीपू सुल्तान ने। एंड मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद देयर हेल्प। और साथ में जो उसकी आर्मी थी, यानी उसकी आर्म फोर्सेस थी, उसको क्या किया? मॉडर्नाइज किया। मॉडर्नाइज का मतलब आधुनिक बनाया उसको, थोड़ा मतलब कुछ नई चीजें उसमें ऐड करवाई। हिज आर्मी विद देयर हेल्प। और किसकी मदद से? फ्रांसीसियों की मदद से आर्मी को मॉडर्नाइज करवाया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना वॉर विद द मराठास। जो अभी हमने बात किया कि मैसूर का जो शासक था टीपू सुल्तान, उनके साथ भी उनकी लड़ाई हुई थी, तो उसमें उनकी हार हो गई थी बाद में, जब 4 बार उनके साथ युद्ध हुआ। किसके साथ? टीपू सुल्तान के साथ। जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उनके साथ कितनी बार? 4 बार युद्ध हुआ। और चौथे युद्ध में उनकी हार हो गई, उनको परास्त कर दिया। किसने? अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को। और जिसके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी 1799 में, 1799 में, ठीक है। तो अब मराठास की बात करते हैं। मराठा यानी कि जो महाराष्ट्र के लोग, मराठा उनको कहते हैं। द मराठास वर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वॉर्स। अब इनके साथ भी एक सीरीज ऑफ वॉर्स हुआ था। सीरीज ऑफ वॉर्स मतलब कई लड़ाइयों का एक पूरा श्रृंखला। सीरीज का मतलब होता है एक श्रृंखला, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे उनके साथ भी कई बार युद्ध हुए। किसके? अंग्रेजों के। सबड्यूड मतलब होता है वश में कर लेना, ठीक है। तो मराठा को उन्होंने अपने एक लड़ाइयों के क्रम के हिसाब से उनको वश में करना शुरू किया। इन द फर्स्ट वॉर, पहली जो लड़ाई हुई थी, दैट एंडेड इन 1782 में पहली बार उनके बीच में लड़ाई हुई थी। किनके बीच में? अंग्रेजों और मराठास के बीच में। विद द ट्रीटी ऑफ सलबाई देयर वाज नो क्लियर विक्टर। और ट्रीटी मतलब होता है, क्या होता है ट्रीटी का मतलब? संधि। सलबाई एक संधि थी। किनके बीच में हुई थी ये संधि? मराठा और अंग्रेजों के बीच में संधि हुई थी, जिसके द्वारा
जिसके द्वारा क्या हुआ था, नो क्लियर विक्टर, कोई भी विजयी नहीं हुआ था। ये एक तरह से क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज, समझौता था, दोनों इससे समझौते से संतुष्ट थे। लेकिन आगे बढ़ते, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, दोबारा युद्ध हुआ, सेकेंड एंग्लो मराठा, एंग्लो मराठा मतलब अंग्रेज और मराठा का जो युद्ध हुआ 1803 से लेकर 1805 यानी 2 साल तक, वॉज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स। अब ये जो लड़ाई लड़ी गई वो बहुत ही कई जगहों पर लड़ी गई, रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग उड़ीसा, और जैसे कि ब्रिटिश गेनिंग उड़ीसा, जो उड़ीसा प्रांत था उसके उधर भी हुई, एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर, और टेरिटरी जो नॉर्थ का यमुना रिवर का जो उत्तर भारतीय यमुना रिवर है उसकी जो क्षेत्र थे वहां पर भी इसकी लड़ाई हुई, और इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली, और साथ में किसको इंक्लूड करके, आगरा और दिल्ली और आगरा भी उसमें शामिल थे। ठीक है, ये जो यमुना रिवर के टेरिटरीज के आसपास जो युद्ध हुए थे उसमें आगरा एंड दिल्ली भी इंक्लूड थे। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इन 1817 में 1817 में तीसरी बार लड़ाई हुई, किनके बीच में, अंग्रेजों और मराठियों के बीच में, तो जिसमें मराठियों को उन्होंने हरा दिया, क्रश कर दिया, क्रश्ड का मतलब उनको विध्वंस कर दिया, समाप्त कर दिया, क्रश कर दिया। मराठा पावर, जो मराठियों की जो शक्ति थी उसको समाप्त कर दिया था। पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू द बिठूर नियर कानपुर, और जो मराठियों के जो पेशवा थे, पेशवा मतलब पेशवा, आपने पेशवा बाजीराव का नाम सुना होगा, तो उसके ऊपर मूवी भी बन रखी है बाजीराव मस्तानी, तो पेशवा जो थे उससे रिलेट करते हैं। पेशवा was removed and sent away to बिठूर नियर कानपुर, कानपुर के नजदीक एक बिठूर नामक एक जगह है, वहां पर उनको भेज दिया गया, हराने के पश्चात उनको वहां भेज दिया गया, विद अ पेंशन मतलब कुछ रकम के साथ। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्यास, अब जो कंपनी थी वो पूरी तरह से कंट्रोल में थी, नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल, उनके पास पूरा कंट्रोल था, कहां, ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्यास, विंध्या के साउथ इलाकों में, साउथ मतलब दक्षिणी इलाकों, दक्षिणी छोर पर उनका कंप्लीट नियंत्रण हो चुका था, पूर्ण नियंत्रण हो चुका था। और दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट था टॉपिक, और मैंने जो अभी इससे पहले कराया था टीपू सुल्तान वाला वो भी इंपॉर्टेंट है, और बुक से भी अगर आप रीड आउट करोगे तो आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा तो कम होगा ही, और जो ना समझ में आए वो आप पूछो, कमेंट करके पूछो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको कुछ की पॉइंट्स लिखवाऊंगा, वैसे भी ये भी की पॉइंट्स है लेकिन उसको थोड़ा और ब्रीफली समझाऊंगा आपको। ये सब मैंने थोड़ा, अब जैसे होता है कि एक्सप्लेनेशन, आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा ढंग से समझ में आ जाए इसलिए मैं थोड़ा बढ़ा के बताता हूँ इसलिए। और जो नेक्स्ट वीडियोस होगी अपनी उसमें हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे और पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करके चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जल्द से जल्द, अगर अच्छी वीडियो लगी हो हमारी तो प्लीज़। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।